गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे पर परागण की विधियों के बारे में। मैंने आपको बताया था बेटा पर परागण किसे कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, पर परागण। और पर परागण में क्या होता है कि एक पादप के पुष्प के परागकण, एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। क्या होता है बेटा, स्थानांतरण होता है। परागण की क्रिया में स्थानांतरण होता है। किसका होता है, परागकणों का। और यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पादप के पुष्प से उसी जाति के किसी अन्य पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अब ये जो स्थानांतरण है या ये जो परागण की क्रिया है वो बेटा डिपेंड करती है बाह्य साधनों पर कि ये जो परागकण हैं वो इस पुष्प से या इस पुष्प के परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचे, और पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बाह्य साधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो ये जो बाह्य साधन हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हैं अजैविक, एबायोटिक, और दूसरे होते हैं जैविक साधन, बायोटिक। देखो जितने भी सजीव हैं वो तो जैविक कहलाते हैं, अर्थात जो अजैविक होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, निर्जीव कारक होते हैं। क्या होते हैं, अजैविक हैं वो निर्जीव होते हैं। और जितने भी सजीव हैं, अगर सजीवों के द्वारा क्या हो रहा है, परागकणों का स्थानांतरण, तो वो कौन से साधन हुए बेटा, जैविक साधन। और यदि निर्जीवों के द्वारा हो रहा है तो वो क्या हुए, अजैविक साधन। और परागण में जो अजैविक हैं वो बेटा दो हैं। एक तो है वायु के द्वारा जो परागकण हैं वो एक पादप से दूसरे पादप पर या एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अंडक पर या जायंग पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा जल द्वारा भी होता है। किसके द्वारा, जल द्वारा। ये तो बेटा कौन से कारक हैं, अजैविक कारक हैं। इसके अलावा जो जैविक कारक हैं, देखो पुष्प हैं, अपुष्पों की ओर अपन भी आकर्षित होते हैं, लेकिन अपन परागण क्रिया नहीं करते। जो परागण क्रिया है प्रकृति में पाए जाने वाले जो अन्य ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं, अधिकांशतः किसके संघ के, ऑर्थोपोडा संघ के हैं। जैसे देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है, कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, ये किस संघ के प्राणी हैं, ऑर्थोपोडा संघ के क्या हैं, प्राणी हैं। इसके अलावा बेटा पक्षियों के द्वारा भी, किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा भी क्या होता है, परागण होता है। और इसके अलावा आपके सिलेबस में और एक और दे रखा है, चमगादड़ द्वारा। ये कौन से कारक है, ये आपको मैंने बताया, कीट हैं, पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, ये सजीव हैं। और सजीव कारकों को ही अपन क्या कहते हैं, जैविक कारक। और ये परागण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, अर्थात परागकणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार वातावरण के समस्त निर्जीव कारक हैं वो क्या कहलाते हैं, अजैविक कारक। और यहाँ पर वायु और जो जल है
वो पराग कणों के स्थानांतरण में क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। इन बाह्य साधनों के आधार पर ये जितने भी बताए मैंने आपको, है ना, अजैविक में वायु और जल, जैविक में कीट, पक्षी और चमगादड़, इन बाह्य साधनों के आधार पर जो पर परागण है या पर परागण की जो विधियां हैं बेटा, वो मोस्टली आपकी 5 विधियां हैं, है ना। एक तो वायु परागण, क्या, वायु परागण, वायु के द्वारा होने वाला परागण, जल परागण, जल के द्वारा होने वाला परागण, कीटों के द्वारा होने वाला परागण, कीट परागण, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, पक्षी परागण, और चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, चमगादड़ परागण कहलाता है। अब वन बाय वन अपन इनकी डिटेल से पढ़ेंगे कि जल परागण कैसे होते हैं, इनके पुष्पों की क्या विशेषता है, ठीक, पराग कणों की क्या विशेषता है और कौन कौन से पादपों में ये होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में। आपको मैंने 5 बताए, अभी उनके नाम लिख देता हूं मैं आपको, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले मैंने आपको बताया वायु परागण, और वायु परागण को बेटा एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। ध्यान रहे, ये जब पूछे जाते हैं तो कोई वायु परागण किसे कहते हैं ये नहीं पूछेगा, वो सीधा सीधा लिखेगा कि एनिमोफिली किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको ये टर्म बहुत ध्यान रखना है, कौन सा टर्म, एनिमोफिली। ओके, अब दूसरा बताया मैंने आपको किसके द्वारा, जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, जल परागण। इसको कहेंगे अपन हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। ठीक बेटा, और जो तीसरा, ये तो दोनों के दोनों कौन से हो गए, अजैविक कारक या अजैविक बाह्य साधन। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं अपन, कौन सा बताया था मैंने आपको, जैविक कारकों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कीट परागण, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, और कीट परागण को क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। और यदि पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो वो क्या कहलाता है, पक्षी परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, पक्षी परागण, जिसे अपन ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। और यदि किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होता है, किसके द्वारा, चमगादड़, चमगादड़ द्वारा क्या होता है, परागण होता है, चमगादड़ परागण होता है, तो उसे बेटा अपन कायरोप्टेरोफिली कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताए, 5 प्रकार के पर परागण की विधियां। देखो, स्वयं परागण के लिए भी, स्वयं परागण में भी ये कारक क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि एक पादप से दूसरे पादप पर क्या पहुंचाने हैं, परागकण। उनके लिए बाह्य साधनों की 100% क्या होगी, आवश्यकता। बिना बाह्य साधन के एक पादप से दूसरे पादप पर क्या नहीं पहुंच पाते, परागकण नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा है पर परागण की विधियां। क्या लिखा है, अर्थात जो पर परागण है वो निम्न 5 विधियों के द्वारा होता है। अब मैं वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में, वायु परागण के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं इसके बारे में
ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है बेटा, एनिमोफिली कैसे किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि एनिमोफिली कैसे कहते हैं, बताओ किसे कहेंगे। यदि जब पराग कणों का स्थानांतरण, किसका, जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, वायु द्वारा होने वाला परागण। ठीक, दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, वायु, बहुत अच्छी परिभाषा है, वायु द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, एनिमोफिली, वायु परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। अब बात करें कि वायु परागित जो परागकण हैं उनकी क्या विशेषता हैं, क्या है। देखो, जो परागकण हैं, परागकण, उनकी क्या विशेषता है। आप ही सोचो कि जो हवा के साथ उड़ सकें, जो वायु के साथ उड़ सकें, वो परागकण कैसे होने चाहिए, वो बेटा आकार में कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। अगर बड़े बड़े होंगे तो हवा के साथ उड़ पाएंगे, कभी नहीं, छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा वो छोटे होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, या कह सकते हैं छोटे के अलावा वो कैसे होने चाहिए बेटा, असंख्य होने चाहिए। कम संख्या में है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पहुंच पाए। यदि अधिक संख्या में होंगे तो वो दूसरे पादप के पुष्प की वर्ती काग्र पर आसानी से क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं ना। छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं और शुष्क होते हैं। कैसे होते हैं, एवं कैसे होते हैं बेटा, ये शुष्क होते हैं। वायु परागित परागकण आकार में छोटे होने चाहिए, संख्या में बहुत अधिक बनने चाहिए, ठीक, हल्के वजन में हल्के होने चाहिए, ठीक है ना, थोड़े बहुत चिकने भी होने चाहिए, जिससे वो आसानी से वर्तिकाग्र पर क्या हो सके, चिपक सके, ठीक। और वो कैसे होने चाहिए, सूखे या कैसे होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए, जिससे वो आसानी से वायु के द्वारा आसानी से क्या हो सके, उड़ सकें और उड़कर एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प की किस पर, वर्तिकाग्र पर क्या हो सकें, पहुंच सकें। देखो, इसके अलावा बेटा जो वायु परागित पुष्प हैं, क्या हैं, वायु परागित पुष्प की वर्तिकाग्र में भी क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन। वायु परागित पुष्प की वर्तिकाग्र में अनुकूलन पाए जाते हैं। ये जो अनुकूलन होते हैं वो आकारीय होते हैं, आकार के मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, अडप्टेशन होते हैं। उदाहरण के बारे में बात करूं, जैसे घास है बेटा, जो घास की जो वर्तिकाग्र होती है, जो स्टिग्मा होती है, घास की जो स्टिग्मा होती है वो रोमिल या पक्षमावी होती है। कैसी होती है, रोमिल या कैसी होती है, पक्षमावी, अर्थात रोम के समान। जैसे ये वर्तिकाग्र है, अब ये कैसी होगी, इस पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। अब हवा के द्वारा परागकण आ गए यहाँ पर, तो इन रोमों के द्वारा क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, यहाँ से उड़कर वो नहीं जा पाते। इसलिए जैसे घास कुल के पादप हैं
जितने भी ग्रेमनी या पोएसी कुल के पादप हैं उनमें जो वर्तिकाग्र होती है अधिकांशतः कैसी पाई जाती है बेटा, रोमिल या क्या होती है, पक्षमावी होती है। इसी प्रकार एक पादप और है टाइफा, और जो टाइफा की जो वर्तिकाग्र होती है वो ब्रुश के समान होती है। किसके समान होती है, ब्रुश के समान। ब्रुश तो देखी होगी आपने, सफाई करने की, दांतों की सफाई करने की, उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े तंतु से होते हैं। क्या होते हैं, तंतु से होते हैं। जब परागकण उड़कर आते हैं तो उन तंतुओं में फंस जाते हैं और कौन सी क्रिया हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाती है। ये मैंने आपको बताया वायु परागण। ठीक, देखो अजैविक कारकों में, किसमें, अजैविक कारकों के द्वारा जो सर्वाधिक परागण होता है वो कौन सा होता है, एनीमोफिली होता है। क्या होता है, एनीमोफिली होता है। समझ में आ गया होगा। वायु द्वारा होने वाला परागण एनीमोफिली। जो वायु परागित पुष्प के परागकण आकार में छोटे होते हैं, संख्या में अधिक बनते हैं, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, शुष्क होते हैं, और इन पुष्पों की या जो वायु परागित पुष्प हैं उनकी वर्तिकाग्र में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे जो घास है, क्या है, साइनिडॉन डक्टाइलॉन या घास कुल के पादप हैं, उनकी वर्तिकाग्र कैसी होती है, रोमिल या पक्षमावी होती है। और टाइफा है, उसकी जो वर्तिकाग्र होती है बेटा वो किसके समान होती है, ब्रुश के समान होती है। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, फिर बात करूंगा मैं आपसे किसके बारे में, जल परागण के बारे में। ठीक है, मिटा दूं। हाँ, जल परागण, क्या नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, जल परागण, जल द्वारा होने वाला परागण, जल द्वारा होने वाला परागण। जल द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है बेटा, जल परागण। इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। जल द्वारा होने वाले परागण को अपन क्या कहते हैं, जल परागण, हाइड्रोफिली कहते हैं। अब मैंने बोला जल द्वारा होने वाला परागण, ये स्वाभाविक है बेटा, अधिकांशतः क्या 100% ये जो जल परागण होता है, क्या होता है, वो जल परागण होता है, वो कौन से पादपों में पाया जाता है बेटा, ये जलीय पादपों में होता है। वे पादप जो जल में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं। कौन से पादप, एक्वेटिक प्लांट हैं, उनमें कौन सा परागण होता है, जल परागण होता है। क्या होता है, अब इस हाइड्रोफिली को या जल परागण को अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो प्रकारों में इसको बांटा गया है कि जल परागण दो प्रकार का होता है स्थिति के आधार पर। एक तो जल की सतह पर और एक जल के अंदर। कहां पर बेटा, जल के अंदर। अब देखो, एक तो मैंने क्या बताया, जल के अंदर, और एक जल की ऊपरी सतह पर। अगर ऊपरी सतह पर परागकणों का परागण होता है या परागण की क्रिया होती है तो उसे कहते हैं अधिजल परागण। क्या कहते हैं बेटा, अधिजल परागण। और यदि जल के अंदर होता है, किसके अंदर, जल के अंदर होता है, तो उसे कहते हैं अपन अधोजल परागण या जलाद परागण। ठीक, इसका जो पहला प्रकार है वो है अधो जल परागण, या इसको अपन जलाध परागण कहते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक बेटा, जो दूसरा है वो है अधिजल परागण। क्या है, अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण।
अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण, और इसे कहते हैं अपन एपीहाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? एपीहाइड्रोफिली। ये दो प्रकार का है। अब सुनो, यदि परागण की क्रिया, किसकी क्रिया? परागण की क्रिया कहाँ होती है? जल के अंदर होती है। यदि परागण की क्रिया कहाँ होती है? जल के अंदर होती है, तो उसे अपन अधोजल परागण कहते हैं। और ये क्रिया बेटा किसमें होती है? जल निमग्न पादपों में होती है। वे पादप जो जल में अंदर पूरी तरह डूबे रहते हैं, वे पादप जो वाटर सबमर्ज्ड, वे पादप जो जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं, जल के अंदर होते हैं, वो जल निमग्न पादप कहलाते हैं। और उनमें होने वाली परागण की क्रिया क्या कहलाती है? हाइपोहाइड्रोफिली कहलाती है। अगर परागण की क्रिया जल के अंदर होती है तो उसे क्या कहेंगे बेटा? हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। बहुत सारे पादप हैं। अगर अपन एग्जाम्पलों की बात करें इसके बारे में ना, अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो देखो, नाजास है, जोस्टेरा है, क्या है? नाजास है, जोस्टेरा है, सेरेटोफिल्लम है। ये जो पादप हैं, ये तीनों के तीनों पादप आपको मैंने एग्जाम्पल बताए, नाजास, जोस्टेरा, सेरेटोफिल्लम, ये पूरी तरह जल निमग्न अवस्था में होते हैं, जल में डूबी हुई अवस्था में होते हैं। और इनमें होने वाला परागण क्या कहलाता है? हाइपोहाइड्रोफिली, अधोजल परागण कहलाता है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? अधिजल परागण के बारे में, है ना। देखो बेटा, जल की सतह पर होने वाला परागण, जल की सतह पर होने वाला, जल की सतह पर होने वाला परागण क्या कहलाता है? अधिजल परागण कहलाता है। जल की सतह पर होने वाला परागण, जल की सतह पर होने वाला परागण क्या कहलाएगा? अधिजल परागण कहलाता है। जैसे जल है, देखो यहां पर मैं आपको स्थिति बता रहा हूं। मान लिया ये कोई तालाब है, क्या है ये? तालाब। और यदि परागण की क्रिया यहाँ सतह पर होती है, इस सतह पर होती है, इस सतह पर होती है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिजल परागण। और यदि जल के अंदर होती है, क्या होती है? जल के अंदर होती है, तो वो क्या कहलाता है? अधोजल परागण कहलाता है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, वो है वेलिसनेरिया। क्या है? वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया, देखो इसमें क्या होता है? वेलिसनेरिया में, वेलिसनेरिया पादप तो होता है बेटा जल निमग्न अवस्था में। क्या होता है? जल निमग्न अवस्था में। लेकिन जैसे ही नर पुष्प परिपक्व होता है तो पादप से अलग हो जाता है और वो जल की सतह पर आ जाता है। और जो इसकी अंडप होती है, अंडप की जो स्टाइल होती है, वर्तिका होती है बेटा, वो कुंडलित होती है, स्प्रिंग नुमा होती है। अब क्या होता है? जैसे ही नर पुष्प अलग होते हैं, जल की सतह पर जाते हैं, उसी दौरान जो वर्तिकाग्र होती है वो ग्राही हो जाती है और कुंडलन क्या हो जाते हैं? ढीले। और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? जल की सतह पर। इसकी जो वर्तिक चित्र बना के बताता हूं मैं आपको।
जैसे मान लिया एक तालाब है, क्या है ये तालाब, और इसमें भरा हुआ है जल। ठीक बेटा, अब इसमें क्या होता है, मान लिया ये है अपना वेलिस्नेरिया का पादप, जल निमग्न अवस्था में है। कैसा है ये, जल निमग्न अवस्था में। तो क्या होता है कि इसके जो नर पुष्प होते हैं बेटा वो अलग हो जाते हैं, हल्के होते हैं, तो कहाँ पर आ जाएंगे, जल की सतह पर आ गए। और इसकी जो अंडप होता है वो इस प्रकार की रचना होती है, इस प्रकार की रचना होती है। वर्तिकाग्र कैसी है, थोड़ी प्याले नुमा होती है। कैसी होती है, कप नुमा प्याले नुमा होती है। जब ये ग्राही होती है तो इसकी कुंडल ढीले हो जाते हैं और कहाँ पर आ जाती है, सतह पर आ जाती है। ठीक बेटा, आ गई। हवा के साथ, लहरों के साथ ये जो नर पुष्प हैं इसमें आके बैठ जाते हैं, और आके बैठने के बाद ये थोड़ी सी इस प्रकार की हो जाती है, और कुंडलन दोबारा से क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, दोबारा से छोटे हो जाते हैं। अर्थात जो नर पुष्प होता है जो वर्तिकाग्र पर बैठ जाता है वो कहाँ जाता है, जल के अंदर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जो वेलिस्नेरिया है इसमें परागण तो होता है, जल की सतह पर अधिजल परागण होता है, लेकिन जो निषेचन की जो क्रिया होती है वो जल के अंदर होती है। कहाँ होती है, जल के अंदर होती है। अब सुनो, जितने भी क्या जलीय पादप हैं उनमें जल परागण होता है, बताओ। देखो बेटा, जितने भी जल निमग्न पादप हैं उन सभी में क्या होता है, जल परागण होता है। लेकिन जो जल की सतह पर पादप पाए जाते हैं, बहुत सारे पादप हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे निम्फिया, क्या निम्फिया है, कमल देखा होगा आपने ना, निम्फिया है, कमल है, और आपने जलकुंभी देखी हो कभी, जलकुंभी। इसके अलावा बेटा दो पादप और हैं, उनके भी नाम लिख रहा हूं मैं, पोटामोजिटॉन, पोटा दिख रहा है ना, पोटा मॉजिटॉन, ठीक है ना, और मिरियोफिल्लम, मिरियोफिल्लम। देखो ये जो पादप मैंने यहां पर लिखे, ये दोनों के दोनों या दो लाइन में मैंने लिखे हैं, ये 5 पादप। ये बेटा कैसे पादप हैं, जलीय पादप। तो आपको मैंने बताया यहां पर जलीय पादपों में क्या होता है, जल परागण। लेकिन ये पादप जलीय होते हुए भी इनमें क्या नहीं होता, जल परागण नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये कहां पर होते हैं बेटा, जल की सतह पर होते हैं, जल से थोड़े ऊपर होते हैं पुष्प। जैसे मान लिया ये जल की सतह है, अब जो पुष्प लगा होता है यहां पर लगा होता है, अब बताओ जल यहां पहुंच पाएगा क्या, जल के द्वारा परागण यहां पर पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाते। तो इनमें परागण की क्रिया तो होनी है। अब जो परागण की क्रिया है, देखो जो निम्फिया है, जल है, कुंभी है, इनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। अर्थात इनमें बेटा क्या होता है, कीट परागण होता है। कैसा होता है, निम्फिया, कमल, जलकुंभी जलीय पादप हैं, लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता। क्या होता है, कीट परागण होता है। क्या होता है, कीट परागण। पोटेमोजिटॉन या पोटामोजिटॉन और मिरियोफिल्लम जलीय पादप हैं। कैसे पादप हैं, जलीय पादप हैं, लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता। इनमें बेटा होता है वायु परागण, एनीमोफिली होता है। क्या होता है, वायु परागण। यहां पर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिया कि निम्फिया में किस प्रकार का, निम्फिया जलीय पादप में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। उसने लिख दिया जलीय पादप, तो आपका दिमाग कहां जाएगा, सीधा हाइड्रोफिली पर।
लेकिन उसमें हाइड्रोफिली नहीं होता, उसमें क्या होता है बेटा, एंटोमोफिली या क्या होता है, कीट परागण होता है। और पोटामॉजिटॉन और मिरियोफिलम में कौन सा होता है, वायु परागण होता है। ठीक, मिटा दो इसे, समझ में आ गया होगा, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, ये तो आपके हो गए दोनों के दोनों बेटा कौन से, अजैविक। अब बात करता हूं मैं आपसे किसके बारे में, कीट परागण के बारे में। किसके बारे में, कीट परागण के बारे में। अब सुनो, जो कीट परागण है उसको क्या कहते हैं अपन, एंटोमोफिली कहते हैं। और एंटोमोफिली का तात्पर्य क्या है, कीट द्वारा होने वाला परागण, कीटों द्वारा होने वाला परागण, क्या कहलाता है, एंटोमोफिली कीट परागण कहलाता है। अब कौन कौन से कीटों के द्वारा होता है, आपको बताया जितने भी कीट हैं वो सब किस में आते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। देखो, मधुमक्खी, मक्खियां, घरेलू मक्खियां होती हैं, तितलियां, बर्र, कुछ वाष्प जातियां होती हैं, क्या होती हैं, वाष्प जातियां होती हैं। इसके अलावा भृंग, बीटल, इनके द्वारा क्या होता है, एंटोमोफिली होता है। ये जितने भी हैं ये कीट हैं, क्या हैं, कीट हैं। अब ये कीट हैं बेटा, वो कौन से पुष्पों की ओर आकर्षित होंगे, कभी आपने बाजरे के पुष्प देखे हैं ना, जो बाजरे के पुष्प में आपने बाजरे की जो बाल है उस पर देखेंगे मटमेले मटमेले रंग की सी रचना होती है, ना तो उनमें कोई सुगंध होती है, ना ही कोई आकर्षण होता है, ना ही उनमें कोई चमक होती है, इसलिए अपन उनको महादेव पे भी नहीं चढ़ाते। लेकिन कौन से को चढ़ाते हैं, जो देखने में क्या हो, आकर्षक हो ना। मंदिरों में कौन से चढ़ाए जाते हैं, जो सुगंधित हो, देखने में आकर्षक हो, चमकदार हो, उन पुष्पों को अपन काम में लेते हैं। तो ये कीट भी बेटा उन पुष्पों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अर्थात जो कीट परागित पुष्प हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं, कीट परागित पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक, चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद है, मकरंद युक्त, मकरंद नेक्टार, और बेटा गंध युक्त होते हैं, उनमें सुगंध होती है, कैसे होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं, ठीक है ना, और सुगंध युक्त होते हैं। इनके कारण रंगीन है, चमकदार है, मकरंद युक्त हैं, सुगंध युक्त हैं, इसलिए ये जो कीट हैं इनकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये कीट वहां से क्या चूसते हैं, मकरंद चूसते हैं। क्या चूसते हैं, मकरंद चूसते हैं। और जब मकरंद चूसते हैं तो परागकण इनके मुंह पर, इनके पंखों पर, इनके शरीर पर, इनके पैरों पर क्या होते हैं बेटा, लग जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ये कीट एक ही पादप पर या एक ही पुष्प पर बैठेगा, ये जाएगा और दूसरे पादप के पुष्प पर बैठेगा, ठीक, तो वहां पर ये परागकणों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक हो गया स्थानांतरण, कौन सी क्रिया हो गई, परागण की क्रिया हो गई। अब जो परागकण हैं, जो परागकण हैं, देखो शुष्क परागकण तो कीटों के पंखों से नहीं चिपकेंगे,
जो परागकण होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, है ना, छोटे भी होते हैं, कैसे होते हैं, हल्के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और मुख्य विशेषता वो चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं, चिपचिपे, स्टिकी होते हैं। और ये चिपचिपापन, ये जो चिपचिपापन होता है वो पॉलन किट के कारण होता है। पॉलन किट मैंने आपको बताया था, है ना, पराग कणों के बाहर एक तेलीय परत होती है, वो पॉलन किट कहलाती है, और उस तेलीय परत के कारण ही ये पराग कण कैसे होते हैं बेटा, चुपचुपे होते हैं। अब आपको मैंने बताया ये कीट हैं बेटा, इनमें जो सर्वाधिक या 80% परागण, 80% जो कीट परागण हैं वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी पालन करते हैं लोग, उनको मना नहीं करते क्योंकि वो परागण में, प्राकृतिक परागण करते हैं, परागण में सहायता करते हैं। अगर परागण अच्छा होगा, अगर परागण अच्छा होगा तो आपकी फसल भी क्या होगी बेटा, अच्छी होगी। ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से पादपों में होता है, जितने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके सामने, आप इसके कीट परागण के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने भी पुष्प आपको आकर्षक लगते हो, सुगंधित लगते हो, मकरंद युक्त लगते हो, जिन पर तितलियां या मधुमक्खियां क्या होती हो, आकर्षित होती हो, उनमें सब में क्या होता है, एंटोमोफिली होता है। क्या होता है, जैसे कि उदाहरण लें अपन, सरसों, सरसों के पादप में कौन सा होता है बेटा, कीट परागण होता है शाल्विया। शाल्विया जो पुष्प है वो बड़ा होता है और इसे तुखमलंगा पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, तुखमलंगा, है ना। इसके अलावा बेटा आर्किड है, आंख है, आर्किड में, आंख में, गुलाब में, कनेर में बहुत सारे पादप हैं। ठीक है ना। उन सभी में कैसा होता है, कीट परागण होता है। ध्यान रहे, परागण में सर्वाधिक जो कीट परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है, एंटोमोफिली द्वारा होता है। जैविक कारकों में भी ये सर्वाधिक होता है बेटा। क्या होता है, जैविक कारकों में सर्वाधिक होने वाला परागण कौन सा है, एंटोमोफिली है। ठीक, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, पक्षी परागण के बारे में। ठीक है, मिटा दूं ये। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, पक्षी परागण, पक्षी परागण और निथोफिली। पक्षी परागण और निथोफिली, परिभाषा आप समझ गए होंगे। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण किसके द्वारा बेटा, एबीज वर्ग के जो प्राणी हैं पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, पक्षी परागण कहलाता है। और बेटा जो पक्षी परागण होता है वो उष्णकटिबंधीय है। कौन से पौधों में, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल प्लांट में होता है। उष्ण कटिबंधीय पौधों में प्राय कौन सा पाया जाता है, पक्षी परागण पाया जाता है। अब देखो जो पक्षी परागित पुष्प हैं, पक्षी परागित जो पुष्प होते हैं, अब पक्षी आकार में बड़े होते हैं, कीटों से तो बहुत बड़े होते हैं। अगर बैठ भी सके तो पुष्प टूटना नहीं चाहिए, पुष्प वृंत टूटना नहीं चाहिए। जो पक्षी परागित पुष्प हैं वो बेटा थोड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक, और भोजन युक्त होते हैं,
क्या होते हैं, भोजन युक्त होते हैं। इसके अलावा वो आकर्षक भी होते हैं, रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं। और उनकी तरफ भोजन के लिए पक्षी क्या होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब सुनो, ये जो पुष्प है क्या है, इन पुष्पों का जो आकार है बेटा अलग अलग प्रकार का होता है। क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अपन बात करें तंबाकू के बारे में, तो तंबाकू के जो पुष्प का आकार होता है वो कैसा होता है, नलिकाकार होता है। तंबाकू के पुष्प का जो आकार है वो नलिकाकार होता है। और यदि अपन कैलीस्टोमोन की बात करें, कैलीस्टोमोन, इसको कहते हैं अपन बोतल ब्रुश। क्या कहते हैं, इस पादप का सामान्य नाम क्या है, बोतल ब्रुश। और इस पुष्प का जो आकार होता है वो बेटा वो होता है प्याले नुमा। क्या होता है, प्याले नुमा इस प्रकार का आकार होता है। पक्षी आराम से बैठता है, खूब भोजन करता है। अब भोजन करने के बाद मैं बताऊंगा क्या करता हूं, पहले इनके आकार को बता देता हूं। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो एरिकेसी कुल के पादप हैं, क्या हैं, एरिकेसी कुल के पादप, उनमें प्राय जो पुष्प होते हैं, उनमें जो पुष्प होते हैं बेटा वो घड़े के आकार के होते हैं, कुंभाकार होते हैं। देखो, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, प्याले नुमा। इधर देखिए आप, ये पक्षी पुष्पों के पास क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे, भोजन के लिए। किसके लिए, वहां से ये अपनी चोंच के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब ये चोंच से भोजन प्राप्त करते हैं तो जो कुछ परागकण होते हैं बेटा इनकी चोंच पर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, चोंच पर चिपक जाते हैं। चिपक क्यों जाते हैं, वो चिपचिपे होते हैं, पोलन किट युक्त होते हैं। अब वो पक्षी दूसरे पादप के पुष्प पर जाएगा, वहां पर भी अपनी चोंच मारेगा। चोंच मारेगा तो वो परागकण जो उसकी चिपके हुए हैं चोंच पर, वो वहां पर छूट जाते हैं। तो कौन सी क्रिया हो गई बेटा, परागण की क्रिया हो गई, है ना। पुष्पों के आकार में बताया था, पुष्प थोड़े बड़े होते हैं, भोजन युक्त होते हैं, और इनके परागकण कैसे होते हैं, थोड़े चुपचुपे होते हैं। कैसे होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, चुपचुपे होते हैं। अब देखो कौन कौन से पक्षी परागणकर्ता का कार्य करते हैं, या कह सकते हैं परागणकर्ता पक्षी कौन से हैं जो परागण में भूमिका निभाते हैं। किसमें, परागण में भूमिका निभाते हैं। देखो उनमें हैं गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी बेटा इसको कहते हैं अपन हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ठीक, गुंजन पक्षी परागण करता है। और इसके अलावा है शकरखोरा। क्या है, शकरखोरा। और ये जो शकरखोरा होता है वो मकरंद खाने जाता है, मकरंद चूसने जाता है। इसको कहते हैं अपन सनबर्ड्स। इसको क्या कहते हैं, सनबर्ड कहते हैं। इसके अलावा नेक्टेरिना क्या है, इसके अलावा एक और पक्षी है वो है नेक्टेरिना। और ये क्या करते हैं, किसके लिए जाते हैं, भोजन के लिए, मकरंद के लिए जाते हैं। और परागण में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। अब कौन कौन से पादपों में होता है ना, पक्षी परागित पादप के बारे में बात करें अपन। पक्षी परागित पादप, या कह सकते हैं ऑर्निथोफिली के एग्जाम्पल के बारे में बात करें। देखो बेटा ये होता है सैमल में होता है। किसमें होता है, सैमल के पादप में कौन सा परागण, पक्षी परागण। बिग्नोनिया में, बिग्नोनिया पादप में कौन सा परागण होता है,
पक्षी परागण होता है ना। इसके अलावा बेटा पलाश में, पलाश जिसका नाम आप जानते होंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। पलाश को क्या कहते हैं अपन? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। आग बहुत जल्दी पकड़ता है, पूरी जंगल में क्या लगा देता है? ये आग लगा देता है। इसके अलावा बेटा रक्त मदार ना, तंबाकू में भी क्या होता है? पक्षी परागण होता है। सैमल, बेगनोनिया, पलाश और रक्त मदार में क्या होता है? पक्षी परागण होता है। कौन कौन से पक्षियों के द्वारा? गुंजन पक्षी, शकरखोरा, नेक्टेरिना, कुछ चिड़ियाओं के द्वारा भी क्या होता है? परागण होता है। ये हो गया आपका कौन सा परागण? पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा होने वाला, प्राय उष्णकटिबंधीय पादपों में होता है। पक्षी परागित पुष्प कैसे होते हैं बेटा? बड़े होते हैं, भोजन युक्त होते हैं, आकर्षक होते हैं, ठीक है ना, आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। पुष्पों का जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तंबाकू में ये नलिकाकार होता है, कैलिस्टोमोन में ये बोतल ब्रोश या प्याले नुमा होता है, एरिकोशी कुल के पादपों में बेटा ये घड़े के आकार का कुंभाकार होता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं आपसे किसके बारे में? चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण के बारे में। मिटा दो इसको। काइटेरोफिली, चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण। किसके द्वारा? चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? काइटेरोफिली कहलाता है। अब चमगादड़ के बारे में आप जानते हो, क्या है विशेषता उसकी बेटा? देखो जो चमगादड़ है, चमगादड़ देखी होगी आपने, दिन में देखी है या रात में, है ना, विशेषकर शाम को दिख जाती है, अंधेरा होने वाला है तभी दिखती है। जो चमगादड़ है बेटा एक रात्रिचर है। कैसा है ये? रात्रिचर। रात्रि में अपने भोजन की क्या करता है? तलाश करता है। और ये स्तनधारी है। कैसा है ये? स्तनपायी है। लेकिन स्तनधारी उड़ते नहीं है, लेकिन ये उड़ने वाला जंतु है। कैसा है? उड़ने वाला क्या है बेटा? जंतु। रात्रिचर है, स्तनपायी है, और ये कैसा है? उड़ने वाला जंतु है। क्या है? उड़ने वाला जंतु है। अब ये रात में क्या करता है? अपने भोजन की तलाश करता है। तो बताओ बेटा कौन से पादपों पर जाएगा ये? तो रात में जो पुष्प खिलते हैं, क्या होते हैं? रात में जो पुष्प खिलते हैं, अब वो पुष्पों की विशेषता क्या है? जो सुगंधित होते हैं वो कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, है ना। और उनके परागकण भी कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। जब ये भोजन की तलाश में उस सुगंध की ओर आकर्षित होता है तो वहां पर जाता है, वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करने के दौरान इनके परागकण इनके चोंच पर, शरीर पर, पैरों में, पंखों में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। अब एक पादप से बेटे ये दूसरे पादप पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? दूसरे पादप पर जाते हैं। और कौन सी क्रिया हो जाती है? परागकण की क्रिया हो जाती है। देखो इस चमगादड़ द्वारा, किस द्वारा? चमगादड़ द्वारा परागित जो पुष्प हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बात करें। किसके बारे में? देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि रात के समय जाते हैं तो स्वाभाविक है वो पुष्प बेटा किस कब खिलते हैं?
रात में खिलते हैं। क्या होते हैं? चमगादड़। बताऊंगा कौन से पादप हैं जिनमें रात में खिलते हैं। चमगादड़ द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं वो बेटा कब खिलते हैं? रात में खिलते हैं। और अत्यधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं? मकरंद स्रावित करते हैं। अब इन मकरंद या नेक्टार की सुगंध के कारण ये जो चमगादड़ होते हैं बेटा, इनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब वो कौन कौन से पादप हैं? पादपों की बात करें अपन, इसके एग्जाम्पलों की बात करें। रात में खुलता है बेटा कदम्ब। जो कदम्ब के पुष्प हैं वो रात में खिलते हैं, जिसे अपन एंथोसेफेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोसेफेलस। कदम अपने यहाँ होता है, देखा होगा आपने। इसके जो पुष्प हैं बेटा वो क्या होते हैं? अधिक सुगंधित होते हैं, अधिक मकरंद युक्त होते हैं और रात में क्या होते हैं? खिलते हैं। इसके अलावा कचनार, बोहिनिया, कचनार जो बोहिनिया है इसके पुष्प भी हैं, रात में खिलते हैं। इसके अलावा बालम खीरा, जो बालम खीरा है क्या है? इसमें भी जो पुष्प होते हैं वो रात में खिलते हैं। काइला, ठीक। इसके अलावा एक और है बेटा, वो है गौरख इमली, एडनसोनिया। क्या है? गौरखो इमली, एडनसोनिया। ये जो क्या है? पादप है। और इन पादपों के पुष्पों की क्या विशेषता है? रात में खिलते हैं, अधिक मात्रा में मकरंद को स्रावित करते हैं, जिससे रात में उड़ने वाले जो जीव हैं, रात में भोजन प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, इनसे क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और रात में उड़ने वाला स्तनपायी रात्रिचर कौन है? चमगादड़ है। और इसके द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा या काइटेरोफिली कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखो, और इसके अलावा कुछ हैं, विशेष हैं, इनको मैं बता देता हूं आपको। देखो, सर्प वृक्ष एक बेटा पादप है। क्या नाम है उसका? सर्प वृक्ष, एरेशिना। इसके अलावा एक और है, या कुछ आर्किड हैं। क्या हैं? कुछ आर्किड सबसे छोटे पादप हैं। सबसे छोटे इनके क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। आर्किड के अधिपादप के रूप में, एपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं। और इनमें जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? घोंघों द्वारा होता है, मॉलस्क द्वारा होता है। सर्प वृक्ष व आर्किड में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? घोंघों के द्वारा होता है। देखो, इसके अलावा दो और हैं, गुलमोहर और सैमल। क्या है? गुलमोहर और सैमल। सैमल में मैंने आपको बताया था कौन सा परागण होता है? पक्षी परागण। इनमें बेटा क्या होता है? पक्षी परागण और वायु परागण होता है। क्या होता है? पक्षी परागण और वायु परागण होता है। लेकिन इनसे गिलहरी भी
जो रोडेंट के अंतर्गत आती है, गिलहरी भी अपना क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। इन दोनों पादपों में गिलहरी द्वारा भी परागण होता है। गिलहरी द्वारा परागण गुलमोहर और सैमल में, गुलमोहर सैमल में पक्षी परागण होता है, गुलमोहर में वायु परागण भी होता है, कीट परागण भी होता है, पक्षी परागण भी होता है। लेकिन इन दोनों के, इनके अलावा गुलमोहर और जो सैमल में है, गुलमोहर और जो सैमल में है, वो गिलहरी के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। सर्प वृक्ष और कुछ आर्किडों में किसके द्वारा, घोंगे के द्वारा या घोंगों द्वारा क्या होता है बेटा, परागण होता है। आज की क्लास में अपन ने बात की थी पर परागण की विधियों के बारे में, और पर परागण की विधियों के लिए कुछ बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। उन बाह्य साधनों को अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो निर्जीव होते हैं जिन्हें अपन अजैविक कारक कहते हैं, और एक सजीव होते हैं जिन्हें अपन जैविक कारक कहते हैं। ठीक बेटा, और उनके आधार पर, बाह्य साधनों के आधार पर परागण की विधियां मैंने आपको 5 प्रकार की बताई, स्पष्ट लिख रही है। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और काइटेरोफिली। ठीक, इसके अलावा कुछ घोंघों के द्वारा भी होता है और गिलहरी के द्वारा भी क्या होता है, परागण होता है। इसके अलावा बेटा चींटियों के द्वारा भी क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। जिन पुष्पों में तेल होता है या जिन बीजों में तेल होता है, उनमें परागण भी किसके द्वारा, चींटियों के द्वारा भी होता है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में, ये टॉपिक परागण की विधियां, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।